हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का चैप्टर नंबर 24 का पार्ट 11 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले का जो वीडियो है हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये चैप्टर लंबा जा रहा है बट क्या कीजिएगा, इम्पोर्टेंट भी तो है, देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज बिंझिया जनजाति के बारे में। ठीक है, बिंझिया जनजाति के बारे में जानते हैं। तो बिंझिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, बिंझिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को विंध्य निवासी, ठीक है, विंध्य निवासी कहती है। ठीक है, बिंझिया जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहती है। बिंझिया जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहती है। ठीक है, बिंझिया जनजाति जो है वो स्वयं को विंध्य निवासी कहती है। इस जनजाति के आदि पुरुष श्रुतदेव है। इस जनजाति के आदि पुरुष कौन है? सूरतदेव। तो बिंझिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं। ठीक है, विंध्य निवासी कहते हैं, विंध्य निवासी कहते हैं। इस जनजाति के आदि पुरुष कौन है? सूरतदेव। बिंझिया जनजाति के आदि पुरुष सूरतदेव है। ठीक है, बिंझिया जनजाति के आदि पुरुष कौन है? सूरतदेव। बिंझिया जनजाति के आदि पुरुष सूरतदेव। बिंझिया जनजाति के आदि पुरुष सूरतदेव। ठीक है, बिंझिया जनजाति के आदि पुरुष कौन है? तो सूरतदेव। इनकी भाषा सदानी है। इनकी भाषा क्या है? सदानी है। बिंझिया जनजाति की भाषा सदानी है तथा इनके गीत नागपुरी में होते हैं। ठीक है, इनका जो गीत होता है वो नागपुरी होता है। तो बिंझिया जनजाति की भाषा क्या है? सदानी। ठीक है, याद रखिएगा, बिंझिया जनजाति की भाषा जो है वो सदानी है। बिंझिया जनजाति की भाषा सदानी है। बिंझिया जनजाति की भाषा सदानी है। बिंझिया जनजाति की जो भाषा है वो सदानी है। ठीक है, और इनके गीत नागपुरी है। ठीक है ना, ये अपने को राजपूत मानते हैं। ठीक है, जो बिंझिया जनजाति के लोग हैं वो स्वयं को राजपूत मानते हैं। ठीक है, बिंझिया जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं। ठीक है, और स्वयं को क्या मानते हैं? विंध्य निवासी भी कहते हैं। ठीक है, और इस जनजाति के आदि पुरुष सूरतदेव है। इनकी भाषा सदानी है तथा इनके गीत नागपुरी है, नागपुरी में होता है। ये अपने को राजपूत मानते हैं। ठीक है, ये अपने को राजपूत मानते हैं तथा नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, जो बिंझिया जनजाति के लोग हैं वो स्वयं को क्या मानते हैं? अपने को राजपूत मानते हैं। ठीक है, बिंझिया जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं। ठीक ना, बिंझिया जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं तथा अंत में, अपने नाम का अंत में इन लोग क्या जोड़ते हैं? सिंह शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, सिंह शब्द जोड़ते हैं। इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। ठीक है, जो वधु मूल्य होता है उसको डाली कटारी कहा जाता है बिंझिया जनजाति में। ठीक ना, बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। ठीक है, बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली कटारी। बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। ठीक है, डाली कटारी कहा जाता है। बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। इस जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? छोड़ा छोड़ी या छूटा छुट्टी। ठीक ना, तो बिंझिया जनजाति में जो तलाक होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो छोड़ा छोड़ी कहा जाता है या फिर छूटा छुट्टी कहा जाता है। ठीक ना, तो याद रखना है नाम को कि किस जनजाति में तलाक को छोड़ा छोड़ी या फिर छूटा छुट्टी कहा जाता है। तो बिंझिया जनजाति में। इस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, युवा गृह जैसा कोई भी संस्था नहीं पाया जाता है। ठीक ना, युवा गृह जैसा कोई संस्था नहीं पाई जाती है। बिंझिया जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, बिंझिया जनजाति में युवा गृह जैसी कोई भी संस्था नहीं पाई जाती है। ठीक ना, बिंझिया जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। ठीक है, बिंझिया जनजाति में जो है वो हड़िया पीना ये वर्जित है। ठीक है, बिंझिया जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है और इस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। बिंझिया जनजाति में युवा गृह जैसा कोई भी संस्था नहीं पाया जाता है। हड़िया पीना वर्जित है बिंझिया जनजाति में। ठीक है, बिंझिया जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। इस जनजाति में लोग कृषि कार्य हेतु दोन तथा टाण, ठीक है, दोन तथा टाण नामक जमीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो देख लीजिए। तो बिंझिया जनजाति के जो लोग हैं वो कृषि कार्य के लिए दोन और टाण नाम का जमीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टाण नामक जमीन का प्रयोग करते हैं, दोन और टाण। ठीक है, तो बिंझिया जनजाति में लोग कृषि कार्य के लिए दोन तथा टाण नामक जमीन का प्रयोग करते हैं। बिंझिया जनजाति में कृषि कार्य के लिए लोग
दोन तथा टाड़ नामक जमीन का प्रयोग करते हैं। निचले हिस्से में अवस्थित भूमि दोन है, ठीक है, और कियारी भी कहा जाता है। निचले हिस्से में अवस्थित भूमि दोन है, ठीक है। निचले जो भूमि होता है, टाड़ तो जो होता है, जो उछला भूमि जो होता है उसको टाड़ कहते हैं, ठीक है। और जो निचला भूमि होता है उसको क्या कहते हैं, दोन कहते हैं, ठीक है, जिसको कियारी भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोन को ही कियारी कहा जाता है, ठीक है, दोन को कियारी भी कहा जाता है, ठीक। तो विंध्य जनजाति में लोग कृषि कार्य हेतु दोन और टाड़ नामक जमीन का प्रयोग करते हैं। निचले हिस्से में अवस्थित भूमि को दोन कहते हैं, ठीक है, और दोन को ही कियारी कहा जाता है। इसके सर्वाधिक प्रमुख देवता, ठीक है, सर्वाधिक प्रमुख देवता विंध्य जाति की कौन सा है, विंध्यवासिनी देवी, ठीक है। विंध्यवासिनी देवी जो है वो सर्वाधिक प्रमुख देवता है, ठीक है। विंध्यवासिनी देवी सर्वाधिक प्रमुख देवता विंध्य जनजाति के, ठीक है। विंध्य जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता विंध्यवासिनी है, ठीक है। तो विंध्य जनजाति का सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है, विंध्यवासिनी देवी, ठीक है, विंध्यवासिनी देवी। विंध्य जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता विंध्यवासिनी देवी, ठीक ना, याद रहेगा। विंध्य जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता, विंध्य जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है, तो विंध्यवासिनी है, ठीक है, विंध्यवासिनी देवी। इसके अतिरिक्त ये लोग चरदी देवी की पूजा, आषाढ़ी पूजा आदि करते हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रमुख देवता है, सर्वप्रमुख देवता है, वो है विंध्यवासिनी देवी। इसके अलावा ये लोग चरदी देवी की पूजा और आषाढ़ी पूजा करते हैं, ठीक है। चरदी देवी की पूजा हो गया, आषाढ़ी पूजा हो गया, ये सब भी करते हैं विंध्य जनजाति के लोग। इस जनजाति में तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है, ठीक है। तो विंध्य जनजाति में किस पौधा को पूजनीय माना जाता है, तुलसी पौधा को, ठीक है। तो तुलसी पौधा को विंध्य जनजाति में पूजनीय माना जाता है, मतलब इसे पूजा जाता है। तो विंध्य जनजाति में तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है, विंध्य जनजाति में तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है। इस जनजाति में नागपंचमी के दिन नाग पूजा किया जाता है, ठीक है। तो विंध्य जनजाति में नागपंचमी के दिन नाग पूजा किया जाता है। ग्रामश्री इनके ग्राम देवी है, जो ग्रामश्री है वो विंध्य जनजाति का ग्राम देवी है, ठीक है। ग्रामश्री विंध्य जनजाति के ग्राम देवी हैं। ग्रामश्री विंध्य जनजाति की ग्राम देवी है, ठीक है। तो विंध्य जनजाति का ग्राम देवी कौन है, तो ग्रामश्री, ठीक है। तो विंध्य जनजाति का ग्राम देवी ग्रामश्री है। इस जनजाति में पंचायत व्यवस्था का संचालन वंशानुगत आधार पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक पहले देख लीजिए। तो विंध्य जनजाति में जो पंचायत व्यवस्था होता है और उसका जो संचालन होता है वो वंशानुगत आधार पर होता है, ठीक है, वंश के आधार पर किया जाता है। तो विंध्य जनजाति में पंचायत व्यवस्था का संचालन वंशानुगत आधार पर किया जाता है तथा पंचायतों को मांडी तथा गोडी, ठीक है, मांडी तथा गोडी कहा जाता है, ठीक है। तो विंध्य जनजाति में पंचायत व्यवस्था का संचालन वंशानुगत आधार पर होता है, ये तो समझ गए। और यह तथा पंचायत को क्या कहता है, माडी गोडी, ठीक है, माडी तथा गोडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर से देखिए। तो विंध्य जनजाति में पंचायत व्यवस्था का संचालन वंशानुगत आधार पर किया जाता है तथा पंचायतों को माडी तथा गोडी कहा जाता है, माडी गोडी, ठीक है, माडी तथा गोडी कहा जाता है। माडी पंचायत का मुख्यालय तरंगा गांव, ठीक है, माडी पंचायत का मुख्यालय तरंगा गांव तथा गोडी पंचायत का मुख्यालय परबा गांव कहलाता है, ठीक है। तो माडी पंचायत का मुख्यालय तरंगा गांव और गोडी पंचायत का मुख्यालय परबा गांव कहलाता है। इसके मुखिया को करटाहा कहा जाता है, ठीक है, इसका जो मुखिया होता है उसको करटाहा कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है, माडी पंचायत का मुख्यालय कहाँ, तरंगा गांव। माडी पंचायत का मुख्यालय तरंगा गांव कहलाता है, माडी पंचायत का मुख्यालय तरंगा गांव कहलाता है।
ठीक है, नाम याद रखिए। माडी पंचायत का मुख्यालय तरंगा गांव कहलाता है। माडी पंचायत का मुख्यालय तरंगा गांव कहलाता है। माडी पंचायत का मुख्यालय तरंगा गांव कहलाता है तथा गोडी पंचायत का मुख्यालय परबा गांव कहलाता है। गोडी पंचायत का मुख्यालय परबा गांव कहलाता है। ठीक है, गोडी पंचायत का मुख्यालय परबा गांव कहलाता है। माडी पंचायत का मुख्यालय तरंगा गांव कहलाता है। गोडी पंचायत का मुख्यालय परबा गांव कहलाता है। इसके मुखिया को करटाहा कहा जाता है। ठीक ना, जो पंचायत होते हैं सबके, उनके मुखिया को करटाहा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति के बारे में जानते हैं। तो भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, भारत का दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है गोंड जनजाति। ठीक है, भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है गोंड जनजाति। ठीक है, तो भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। ठीक है, गोंड जनजाति जो है वो भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, गोंड जो है भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में इस जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र गुमला तथा सिमडेगा में है। देखिए, पूछा हुआ चीज। ठीक है, गुमला और सिमडेगा में है। तो गोंड जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र झारखंड में कहाँ है? तो गुमला और सिमडेगा में। ठीक है, तो झारखंड में गोंड जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र गुमला सिमडेगा। ठीक है, गुमला में और सिमडेगा में है। ठीक ना, तो गोंड क्या है कि गोंड जनजाति भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में इस जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र गुमला और सिमडेगा में है। ठीक ना, गोंड जनजाति का झारखंड में मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ है? गुमला सिमडेगा, गुमला सिमडेगा, गुमला सिमडेगा। ठीक है, साथ साथ में दोहराइएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, गुमला और सिमडेगा में है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलिया समूह से है। ठीक है, इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। यह जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है। ये जो जनजाति है वो 3 वर्गों में विभाजित है। कौन जनजाति? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भारत की। ठीक है, झारखंड में इस जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र गुमला और सिमडेगा है। यह जनजाति संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। यह जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है। पहला कौन सा है? तो राजगोंड, दूसरा क्या है? दूसरा धुरगोंड और कमिया। ठीक है, राजगोंड। ठीक ना, राजगोंड नाम याद रखिए। राजगोंड और धुरगोंड और कमिया। राजगोंड, धुरगोंड, 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 कमिया। ठीक है, तो गोंड जनजाति का 3 वर्ग है। राजगोंड है, धुरगोंड है, कमिया है। राजगोंड, धुरगोंड और कमिया। राजगोंड, धुरगोंड, कमिया। राजगोंड, धुरगोंड, कमिया। ठीक ना, याद हो जाएगा। गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद तथा संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी कहते हैं। ठीक है, गोंड जो होते हैं वो संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। गोंड लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? भाई बंद। ठीक ना, तो गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं तथा संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी कहते हैं। ठीक है, भाई बिरादरी कहते हैं। गोंड जो है वो संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। गोंड संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। गोंड जो है वो संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? तो भाई बंद कहते हैं। गोंड संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं तथा संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी कहते हैं। संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को क्या कहते हैं? भाई बिरादरी। इस जनजाति में युवा गृह को गोटुल या फिर घोटुल कहा जाता है। पूछा हुआ चीज है। तो गोंड जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? गोटुल या फिर उसको घोटुल कहिए। ठीक ना, तो गोंड जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। ठीक है, घोटुल कहा जाता है। इस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। ठीक ना, गोंड जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। घोटुल। ठीक है, आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। इस जनजाति में आयोजित विवाह जो है वो बहुत प्रचलित है। आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है गोंड जनजाति में। गोंड जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। इस जनजाति में युवा गृह को गोटुल कहा जाता है। आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है जिसमें वधु मूल्य दिया जाता है। जिसमें क्या होता है कि वधु मूल्य दिया जाता है आयोजित विवाह में। इसे सहमति विवाह कहा जाता है। ठीक है, आयोजित विवाह को सहमति विवाह कहा जाता है। ठीक ना,
आयोजित विवाह को सहमति विवाह कहा जाता है। ठीक है, आयोजित विवाह को सहमति विवाह कहा जाता है। इस जनजाति में चचेरी, ममेरी व फुफेरी बहनों से विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। गोंड जनजाति में क्या है कि चचेरी, ममेरी, फुफेरी जो बहन होती है उसी से विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, जिसे दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। ठीक है, दूध लौटावा विवाह। तो गोंड जनजाति में क्या है कि चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहनों से विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, दूध लौटावा विवाह। ठीक ना, दूध लौटावा विवाह कहा जाता है गोंड जनजाति में। ठीक है, इस जनजाति में विधवा विवाह को चूड़ी पहनाना कहा जाता है। ठीक है, विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, तो चूड़ी पहनाना। विधवा विवाह चूड़ी पहनाना, विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, चूड़ी पहनाना। गोंड जनजाति में विधवा विवाह चूड़ी पहनाना कहलाता है। गोंड जनजाति में विधवा विवाह को चूड़ी पहनाना कहा जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति में विधवा विवाह को चूड़ी पहनाना कहा जाता है। गोंड जनजाति में विधवा विवाह को चूड़ी पहनाना कहा जाता है। इसमें सिंदूर लगाने के बाद हरि बोल कहकर विवाह संपन्न किया जाता है। गोंड जनजाति में क्या है कि सिंदूर जब लगा दिया जाता है तो उसके बाद हरि बोल कह के विवाह को संपन्न किया जाता है। हरि बोल कह के, ठीक है, हरि बोल कहकर विवाह संपन्न किया जाता है। गोंड जनजाति में सिंदूर लगाने के बाद हरि बोल कहकर विवाह संपन्न किया जाता है। गोंड जनजाति में सिंदूर लगाने के बाद हरि बोल कह के विवाह संपन्न किया जाता है। यदि पत्नी द्वारा तलाक देकर किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया जाता है, ठीक है, अगर पत्नी इस जनजाति में तलाक देती है और किसी और व्यक्ति से विवाह करती है तो नए पति द्वारा पुराने पति को विवाह का संपूर्ण खर्च दिया जाता है। ठीक है, तो जो नया पति होता है उसके द्वारा, नए पति के द्वारा पुराने पति को विवाह का संपूर्ण खर्च दिया जाता है। इसे क्या है, नाते जना या झगड़ा चुकाना या बुंदा कहा जाता है। ठीक है, नाते जना, झगड़ा चुकाना, बुंदा कहा जाता है। ठीक है, नाते जना या झगड़ा चुकाना या बुंदा कहा जाता है। तो क्या है कि गोंड जनजाति में यदि पत्नी द्वारा तलाक देकर किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया जाता है तो नए पति के द्वारा पुराने पति को विवाह का संपूर्ण खर्च दिया जाता है। इसे नाते जना या झगड़ा चुकाना या फिर बुंदा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेरो जनजाति के बारे में। ठीक है, चेरो जनजाति के बारे में। ठीक, तो सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू, लातेहार व गढ़वा में है। चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है, पलामू, लातेहार और गढ़वा में। पलामू, लातेहार, गढ़वा में चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है, पलामू, लातेहार, गढ़वा। पलामू, लातेहार, गढ़वा। ठीक है, यह जनजाति स्वयं को चैवन ऋषि का वंशज मानती है। चैवन ऋषि का वंशज मानती है चेरो जनजाति। चेरो जनजाति स्वयं को चैवन ऋषि का वंशज मानती है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू, लातेहार, गढ़वा। पलामू, लातेहार, गढ़वा। पलामू, लातेहार, गढ़वा। ठीक है, पलामू, लातेहार, गढ़वा में। चेरो जनजाति स्वयं को चैवन ऋषि का वंशज मानती है। चैवन ऋषि का वंशज मानती है। चेरो जनजाति स्वयं को चैवन ऋषि का वंशज मानती है। यह स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। चेरो जनजाति जो है वो स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। ठीक है, तो चेरो जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। चेरो जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। चेरो जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। ठीक है, चैवन ऋषि का वंशज खुद को मानती है और खुद को चौहान या राजपूत कहती है। इनकी मातृभाषा चेरी है। ठीक है, तथा बोलचाल की भाषा सदानी है। ठीक है, ध्यान देना है। तो चेरो जनजाति का जो मातृभाषा है वो चेरी है, लेकिन बोलचाल का इनका जो भाषा है वो सदानी भाषा है। ठीक है, सदानी है। तो चेरो जनजाति की मातृभाषा चेरी है। चेरो जनजाति की मातृभाषा चेरी तथा बोलचाल की भाषा सदानी है। चेरो जनजाति की मातृभाषा चेरी है और बोलचाल की भाषा सदानी है। मातृभाषा चेरी, बोलचाल की भाषा सदानी। मातृभाषा चेरी है, बोलचाल की भाषा सदानी है। ठीक है, चेरो जनजाति में यह जनजाति दो उप समूहों, कौन कौन, 12 हजारी पूछा हुआ है, 12 हजारी और 13 हजारी। ठीक है, 13 हजारी को
वीरबंधिया भी कहते हैं। तो यह जनजाति 2 उपसमूहों में विभक्त है, एक 12 हजारी और 13 हजारी, इसे पूछा हुआ है। ठीक है, 13 हजारी को वीरबंधिया भी कहा जाता है, वीरबंधिया। ठीक है, तो चेरो जनजाति का 2 उपसमूह जो है वो कौन कौन सा है? 12 हजारी, 13 हजारी, 12 हजारी और 13 हजारी, पूछा हुआ चीज है। ठीक है, दिख रहा है ना, स्टार मार्क पूछा हुआ है। तो चेरो जनजाति का 2 उपसमूह है, पहला है 12 हजारी और दूसरा है 13 हजारी। 13 हजारी को वीरबंधिया भी कहते हैं। 12 हजारी स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, इसमें जो 12 हजारी है वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो चेरो जनजाति स्वयं को चेरो जनजाति 2 उपसमूहों में विभक्त है, एक 12 हजारी, दूसरा 13 हजारी। 13 हजारी वीरबंधिया में विभक्त है, 13 हजारी जो है उसको वीरबंधिया भी कहते हैं और 12 हजारी स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। इसमें यह जनजाति में 7 गोत्र हैं, 7 गोत्र हैं। ठीक है, चेरो जनजाति में जो है 7 गोत्र हैं, पूछा हुआ है। ठीक है, चेरो जनजाति 7 गोत्र में विभाजित है। चेरो जनजाति कितने में गोत्र में विभाजित है? 7 गोत्र में विभाजित है। ठीक है, चेरो जनजाति 7 गोत्र में विभाजित है। ठीक है, इस जनजाति में नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने का प्रचलन है। ठीक है, चेरो जनजाति में नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने का प्रचलन है। ठीक है, चेरो जनजाति में नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने का प्रचलन है। विवाह के 2 प्रकार है चेरो जनजाति में। ठीक है, विवाह के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ढोला विवाह, जिसको घराव विवाह भी कहते हैं, ढोला विवाह या फिर घराव विवाह, ये एक हुआ। ठीक है, और चढ़ा विवाह। ठीक है, ढोला विवाह और चढ़ा विवाह। तो चेरो जनजाति में विवाह के 2 प्रकार हैं, ढोला विवाह जिसको घराव विवाह कहते हैं और चढ़ा विवाह, ढोला विवाह और चढ़ा विवाह, ढोला चढ़ा। ठीक है, तो चेरो जनजाति में विवाह के 2 प्रकार है, पहला है ढोला विवाह जिसको घराव विवाह भी कहते हैं, ढोला विवाह, घराव विवाह। ठीक है, और दूसरा है चढ़ा विवाह, ढोला विवाह, चढ़ा विवाह, ढोला विवाह, चढ़ा विवाह। ठीक है, ढोला विवाह को घराव विवाह भी कहते हैं। चेरो जनजाति के ये 2 विवाह हैं। विवाह के समय भैंसुर द्वारा वस्त्र आभूषण चढ़ाया जाता है। ठीक है, चेरो जनजाति में विवाह के समय भैंसुर के द्वारा वस्त्र आभूषण चढ़ाया जाता है, जिसे गुरहथी कहा जाता है। ठीक है, जिसे गुरहथी कहा जाता है। तो चेरो जनजाति में विवाह के समय भैंसुर द्वारा वस्त्र आभूषण चढ़ाया जाता है। भैंसुर के द्वारा वस्त्र आभूषण चढ़ाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? गुरहथी। ठीक है, गुरहथी। ठीक है, गुरहथी नाम याद रखना है, साथ साथ में दोहराइए, नाम याद हो जाएगा, गुरहथी। तो विवाह के समय चेरो जनजाति में भैंसुर के द्वारा जो वस्त्र आभूषण चढ़ाया जाता है उसको गुरहथी कहा जाता है। ठीक है, गुरहथी कहा जाता है। वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। ठीक है, चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है और जो भैंसुर के द्वारा वस्त्र आभूषण चढ़ाया जाता है उसको गुरहथी कहते हैं। ठीक है, वधु मूल्य को वस्तूरी कहते हैं, दस्तूरी। वधु मूल्य को दस्तूरी कहते हैं। इस जनजाति में प्रसव कक्ष को सौरी घर कहा जाता है। ठीक है, सौरी घर। ठीक है, सौरी घर कहा जाता है प्रसव कक्ष को इस जनजाति में सौरी घर कहा जाता है। किस जनजाति में? चेरो जनजाति में प्रसव कक्ष को सौरी घर कहा जाता है। ठीक है, सौरी घर कहा जाता है। तो चेरो जनजाति में प्रसव कक्ष को क्या कहा जाता है? सौरी घर। ठीक है, सौरी घर कहा जाता है। सौरी घर कहा जाता है। ठीक है, चेरो जनजाति में प्रसव कक्ष को सौरी घर कहा जाता है, वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। ठीक है, चेरो लोग अपने गांव को डीह या फिर डिहरा कहते हैं। चेरो लोग अपने गांव को क्या कहते हैं? डीह या फिर डिहरा। ठीक है, चेरो लोग अपने गांव को क्या कहते हैं जी? डीह या फिर डिहरा।
ठीक ना। चेरो लोग अपने गांव को डीह डीहरा कहते हैं। चेरो लोग अपने गांव को क्या कहते हैं? डीह या फिर डीहरा कहते हैं। चेरो लोग अपने गांव को डीह डीहरा कहते हैं। धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। चेरो लोग अपने गांव को डीह या फिर डीहरा कहते हैं। चेरो लोग अपने गांव को क्या कहते हैं? डीह या फिर डीहरा। चेरो लोग अपने गांव को डीह या फिर डीहरा कहते हैं। धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। चेरो में, चेरो जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। पूछा हुआ है। धार्मिक प्रधान को चेरो में, चेरो जनजाति में बैगा कहा जाता है। चेरो जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। चेरो जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। ठीक है, ये पहले भी देख चुके थे, किसी और जनजाति में था। तो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो माटी कहा जाता है। जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। ग्राम व अंचल स्तर पर पंचायत का प्रधान मुखिया तथा जिला स्तर पर पंचायत का प्रधान सभापति कहलाता है। ग्राम और अंचल स्तर पर पंचायत का प्रधान मुखिया और जिला स्तर पर पंचायत का प्रधान सभापति कहलाता है। ठीक है, ग्राम, चेरो जनजाति में ग्राम और अंचल स्तर पर, ग्राम और अंचल स्तर पर पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है। पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है जी? मुखिया कहलाता है। और जिला स्तर पर पंचायत का प्रधान सभापति कहलाता है। इस जनजाति में जाति पंचायत को भैयारी पंचायत कहा जाता है। ठीक है, जाति पंचायत को भैयारी पंचायत कहा जाता है। चेरो जनजाति में जाति पंचायत को भैयारी पंचायत कहा जाता है। भैयारी पंचायत कहा जाता है। चेरो जनजाति में जाति पंचायत को भैयारी पंचायत कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस जनजाति में बच्चे के जन्म के 1 माह बाद नामकरण होता है। चेरो जनजाति में क्या है? चेरो जनजाति में बच्चे का जन्म का 1 महीना के बाद उसका नामकरण होता है। पहला दांत निकलने पर मुंह जुट्ठी होता है और दूसरे वर्ष में कंछेदी तथा तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार किया जाता है। ठीक है, चेरो जनजाति में क्या है कि बच्चे का जन्म के 1 माह के बाद, 1 महीना के बाद क्या होता है? 1 महीना के बाद उसका नामकरण होता है। बच्चे का जो जन्म होता है चेरो जनजाति में, तो उसका बच्चे का जब 1 महीना होता है तो 1 महीना के बाद उसका नामकरण होता है। पहला दांत निकलने पर मुंह जुट्ठी होता है। दूसरे वर्ष में उसका कान छेदा जाता है। तीसरे वर्ष में मुंडन करा दिया जाता है। ठीक है, इस जनजाति में झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है। झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है। दीपा या बेवार कहा जाता है। इस जनजाति में झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है। ठीक है, चेरो जनजाति में झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है। दीपा या बेवार कहा जाता है। चेरो जनजाति में झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है। चेरो जनजाति में झूम खेती को दीपा बेवार कहा जाता है। दीपा या बेवार कहा जाता है। चेरो जनजाति में झूम खेती को क्या कहा जाता है? दीपा या बेवार। चेरो जनजाति में झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है। प्रमुख देवता ठाकुर देव एवं ठाकुर देई है। तो चेरो जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? ठाकुर देव एवं ठाकुर देई। ठीक है, ठाकुर देव और ठाकुर देई। प्रमुख देवता ठाकुर देव एवं ठाकुर देई। ठीक है, चेरो जनजाति में झूम खेती को दीपा बेवार कहा जाता है। दीपा या बेवार कहा जाता है। ठीक है, झूम खेती को दीपा या बेवार कहा जाता है। प्रमुख देवता ठाकुर देव एवं ठाकुर देई है। चेरो जनजाति का प्रमुख देवता ठाकुर देव ठाकुर देई है। हानि पहुंचाने वाले प्रमुख देवता मतिया है। हानि पहुंचाने वाले प्रमुख देवता मतिया है। चेरो जनजाति में हानि पहुंचाने वाले प्रमुख देवता कौन है? मतिया है। ठीक है, मतिया है। चेरो जनजाति में हानि पहुंचाने वाले प्रमुख देवता मतिया है। चेरो जनजाति में हानि पहुंचाने वाले प्रमुख देवता मतिया है। कुल देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति को फरदंग भाट या फिर चाल कहते हैं। जो कुल देवता के पूजा करते हैं चेरो जनजाति में, उस व्यक्ति को फरदंग भाट या फिर चाल कहते हैं। फरदंग भाट चाल। ठीक है, फरदंग भाट या चाल कहते हैं।
कुल देवता की पूजा करने वाले व्यक्ति को फरदंग, भाट या चाल कहते हैं। इस जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है, ठीक है। चेरो जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है तथा इसके सहायक को मती कहा जाता है, ठीक है। इसके सहायक को मती कहा जाता है। चेरो जनजाति में पूजा करने वाले पुजारी को बैगा कहा जाता है और सहायक, जो बैगा का सहायक होता है उसको मती कहते हैं। शवों के दफनाने के स्थान को मसना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चेरो जनजाति में जहाँ पर शव दफनाया जाता है उस स्थान को मसना के नाम से जाना जाता है, मसना के नाम से जाना जाता है। जातीय पंचायत व्यवस्था का प्रमुख बैगा होता है जिसे सयाना कहा जाता है। जातीय पंचायत व्यवस्था का प्रमुख बैगा होता है। जातीय पंचायत व्यवस्था का प्रमुख बैगा होता है जिसे सयाना कहा जाता है। जातीय पंचायत व्यवस्था का प्रमुख क्या कहलाता है? बैगा कहलाता है जिसे सयाना भी कहा जाता है, ठीक है। चेरो जनजाति में जातीय पंचायत व्यवस्था का प्रमुख बैगा होता है जिसे सयाना कहता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद।